जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना फ्रेंड्स। अब ये चैप्टर नंबर 9 है आपके, पार्ट नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, है ना। अब इसमें दो या तीन चैप्टर्स रहते हैं फ्रेंड्स। अब उसके बाद ये आपके पार्ट नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ख़त्म हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। बस बनी रहे मेरे साथ। आपको इंडियन पॉलिटी समझनी है ना। लक्ष्मीकांत के इस किताब को अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल हो, आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी अगर समझना है ना फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत की किताब को अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। अगर आपके पास ये किताब है तो खोल के रखिए अपने साथ। अगर 6th एडिशन होगा ना फ्रेंड्स, चल जाएंगे, बस अपने साथ हमेशा किताब खोल के होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके 2 या 3 वीडियोज़ बनेंगे फ्रेंड्स, आप बने रहे मेरे साथ, है ना। फर्स्ट पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब सवरन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन क्या क्या रिकमेंड कर सवरन सिंह कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किए थे हमारे सरकार को, ना। और लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 4 टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे हम कितने और वीडियो बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा ना फ्रेंड्स। अब इसमें बहुत सारे फिर टाइपिंग करना हो, इसमें बहुत सारे टाइम लग जाता है ना फ्रेंड्स। दूसरे भी सारे वीडियो बनाने होते हैं। आपके एनसीईआरटी की जो सीरीज़ में कंटिन्यू चल रहा है, अगर आपने एनसीईआरटी सीरीज़ नहीं देखा ना फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी से, क्लास 6 ज्योग्राफी ऑलरेडी पूरा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम कर रहे हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब ये जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था ना फ्रेंड्स पिछले के वीडियोज़ में, और आज ये जो वीडियो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये जो है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स, हम मौलिक अधिकार सभी भारत के नागरिकों को दे दी गई है ना। इसी के साथ साथ हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, दोनों आपस में कोरिलेटिव हैं, और इन दोनों को हम सेपरेट तो नहीं कर सकते ना। बट जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान बना था ना फ्रेंड्स, फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में, ना 1950 में। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, तब कुछ फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार को ही हमारे संविधान में रखा था, बट नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना फ्रेंड्स, वो ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 थे ना। अब हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे ना फ्रेंड्स, जिन्होंने संविधान तैयार किया, उन्होंने मतलब इस बात को ज़रूरी नहीं समझा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना फ्रेंड्स हमारे नागरिकों के ऊपर हम लागू करें। दैट्स वाई इन्होंने हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं रखा है ना। हाउएवर फिर भी जो है ना फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने क्या किया, कुछ ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया हमारे संविधान के अंदर, बट किसके लिए, वो स्टेट के लिए, यानी कि हमारे सरकार के ऊपर, है ना। इन द फॉर्म ऑफ, जो हमने पिछले के वीडियोज़ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा था, है ना। और किसके ऊपर इनकॉर्पोरेट किया, हमारे स्टेट के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर, है ना। बट क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने कुछ 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। बाद में फिर 2002 आते आते हैं ना फ्रेंड्स, और एक ऐड होते हैं, जो फिर आज के टाइम कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 है ना, आप याद रखिए। अब हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान के अंदर है ना फ्रेंड्स, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई हैं। तो ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पायर्ड हुआ है ना। तो ये है यूएसएसआर, जो आज का रशिया है ना। 1991 तक क्या था, यूएसएसआर, यानी यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। वो हम बात की किसी वीडियो में, एनसीईआरटी के जो 11-12 है ना, पॉलिटी, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब दुनिया में बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, लाइक जहाँ पे लोकतंत्र के ना, यूएस हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन, स्पेसिफिकली कंटेन ए लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। वहाँ अगर चले जाएंगे ना, अगर यूएस में चले जाएँ आप, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनके संविधान में नहीं देखने को मिलते हैं। बट फिर भी एक डेमोक्रेटिक ज़रूर है, कंट्री ज़रूर है फ्रेंड्स, वो है जापान। यानी कि जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में शायद कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर आप सोशलिस्ट कंट्री में जाएंगे ना फ्रेंड्स, जैसे रशिया हुआ, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ जो है ना, वो उनके नागरिकों को करना मतलब है उनके ऊपर। जैसे एस्टवाइल यूएसएसआर, यानी यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ने क्या डिक्लेयर किया कि भाई
जैसे उनके संविधान में कुछ फंडामेंटल कुछ राइट्स दिए हैं ना, साथ साथ में उनके सिटीजन्स के ऊपर क्या रखा, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी रखा है ना। तो इन चीज़ों फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को वो सेपरेट नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ है, यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ना। ये बात आप याद रखिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब उसके बाद है फ्रेंड्स सॉवरेन सिंह कमेटी। सॉवरेन सिंह कमेटी क्या बोल रहे हैं देखिए आप। सॉवरेन सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस 1976 में क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी ने सेट किया सरदार सॉवरेन सिंह कमेटी। किस चीज़ के लिए, टू रिकमेंडेशंस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके ना। यानी कि सॉवरेन सिंह कमेटी को सेट किया कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस सरकार हमारे केंद्र सेंटर में उनके सरकार थे ना, तो एक कमेटी सेट करते हैं सॉवरेन सिंह कमेटी करके ना। किस चीज़ के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया इस कमेटी ने। और कमेटी ने है ना फ्रेंड्स द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच फेल ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। और जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना फ्रेंड्स हमारे संविधान में लाने के लिए बोला, तब हमारे यहाँ क्या चल रहा था, इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 77, ये आप याद रखिए। अब कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, इंक्लूजन ऑफ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो कमेटी बनी ना सॉवरेन सिंह कमेटी, इस कमेटी ने सरकार को क्या रिकमेंड किया, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना फ्रेंड्स उसको हमारे संविधान में एक अलग सब चैप्टर है ना, अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर बनाने के लिए रिकमेंड किया। और स्ट्रेस किया ना फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे मौलिक अधिकार दे दी जाती है हमारे सारे नागरिकों को, तो ये जो कमेटी है ना गवर्नमेंट सरकार को क्या रिकमेंड कर रहा है कि भाई इसके साथ साथ यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटी भी हमारे सिटीजन्स क्या करें, परफॉर्म करें ना। कांग्रेस सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और एनेक्ट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है ना। अब ये कौन सा अमेंड हुआ, पार्ट नंबर 4, जो पार्ट नंबर 4 ए है ना, यानी कि पार्ट नंबर 4 में क्या आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। जब उसके जस्ट है ना, क्यों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, नॉन जस्टिसेबल। अगर उसका कुछ भी वायलेशन होता है तो हम कोर्ट की मदद नहीं मांग सकते हैं। इसी के जस्ट क्या रखा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आर्टिकल पार्ट नंबर 4 आते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP एंड आर्टिकल नंबर 51A 51 तक आते हैं ना आपके DPSP, और आर्टिकल नंबर 51 आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, और पार्ट 4 आते हैं DPSP, पार्ट 4A आ रहा है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके साथ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में जोड़ दी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और इसमें आर्टिकल नंबर 51A एंड पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखिए। अब जो रूलिंग जो कांग्रेस पार्टी था ना फ्रेंड, जो हमारे सेंटर में सरकार थे, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया भी कि भाई ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान के अंदर डाला, कांग्रेस पार्टी क्या डिक्लेयर कर रहा है कि ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक था जो हमारे संविधान के अंदर नहीं डाला था ना, एंड क्लेम करते हैं दैट व्हाट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल टू डू वाज बीइंग डन नाउ। कि भाई जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे ना फ्रेंड्स, संविधान को बनाए थे, उन्होंने ये एक क्या है, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स है, अब हम उसको करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ, एक अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये आप याद रखिए। फिर भी जो हमारा सॉवरेन सिंह कमेटी है ना फ्रेंड्स, इन्होंने रिकमेंड किया कुछ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बट जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना 1976 में, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया, फिर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। बट एक्चुअली जो सॉवरेन सिंह कमेटी ने कितने रिकमेंड किया था, 8, ये आप याद रखिए। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा फ्रेंड्स, के किताब के हिसाब से मैं एक एक लाइन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको एक एक लाइन को अच्छे से डिस्कस करूँ। इंटरेस्टिंगली सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। अब ऐसे कुछ रिकमेंड किया था फ्रेंड्स इस कमेटी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो क्या क्या है जो इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला हमारे संविधान में। फर्स्ट, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज में बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी इनकम्प्लियंस विथ और रिफ्यूज़ल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज़। यानी कि कमेटी ने कांग्रेस पार्टी को क्या रिकमेंड किया ना फ्रेंड्स, सरकार को, कि भाई कुछ पॉइंट्स आते हैं 3, वो एक्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला हमारे संविधान के अंदर है ना, बट कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फर्स्ट क्या था कि पार्लियामेंट को है ना फ्रेंड्स,
पार्लियामेंट को किसी भी जब अगर कोई सिटीज़न जो है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर पनिश करने का जो पावर है ना वो पार्लियामेंट के पास रखे जाए, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं हुआ, बाद में फिर ये ऐड भी नहीं हुआ ना। सेकंड क्या हुआ कि भाई अगर कोई ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से तो इसको लेके किसी का फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है ना तो हम कोर्ट में इसके मदद नहीं मांग सकते हैं। तो इस चीज़ को ऐड करने के लिए भी कमेटी ने रिकमेंड किया, बट कांग्रेस ने इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर ये भी ऐड नहीं हुआ। और अगर कोई ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो हम टैक्स पे करते हैं ना उसको लेके भी बोला था कि भाई इसको भी करो, बट ये एक्सेप्ट नहीं हुआ ना बाद में। तो ये जो तीन जो हमने डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के पास होना चाहिए अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है तो रिफ्यूज़ किया, तो उसके ऊपर क्या लगाइए आप पेनल्टी और पनिशमेंट, इस चीज़ को ऐड नहीं हुआ। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी सिटीज़न अच्छे से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओबे नहीं कर रहे हैं ना तो इस चीज़ के लिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट के मदद नहीं मांग सकते, इस चीज़ को ऐड करने के लिए बोला, वो भी नहीं हुआ। फिर अगर जो कोई हम टैक्स पे करते हैं ना अगर उसको भी रखने के लिए बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, बट कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये था फ्रेंड्स आपके सोवरेन सिंह कमेटी। सोवरेन सिंह कमेटी ने क्या 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया, बाद में फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है ना। तो इसमें है ना फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने 11th बाद में जो 2002 में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड होता है ना फ्रेंड्स, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हुए 11 है ना, पहले कितने थे 8 जब कमेटी ने रिकमेंड किया, फिर बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हुआ तो 10 हुआ, फिर 2002 में और एक ऐड होता हुआ है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A के हिसाब से इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया है ना। अब ये ड्यूटी जो है ना फ्रेंड्स जो इनकॉर्पोरेट जो स्टेट को करते हैं वो कौन सा है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम सब नागरिकों का क्या ड्यूटी है वो हम एक एक करके देखते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इन इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब इसमें है ना फ्रेंड्स कुछ मॉरल ड्यूटीज़ भी आते हैं, कुछ सिविल ड्यूटीज़ भी आते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा जो है ना फ्रेंड्स रिस्पेक्ट देना हम अपने नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को, ये क्या है हमारा सिविक ड्यूटी है ना। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, बहुत सारे आइडियल्स है आपके, सेक्युलरिज्म हुआ, ये सारे ना, इन सबको हमें क्या देना आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस है ना फ्रेंड्स जो हमारे संविधान के अंदर, इन सबको अवॉइड करना एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को क्या करना हमें रिस्पेक्ट देना, ये क्या हमारा सिविक ड्यूटी है। तो ये हुआ आपके फर्स्ट पॉइंट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इन इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हम अपने है ना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, ये हमारा सिविक ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है ना फ्रेंड्स, हमारे जो देश की आज़ादी के लिए हमारे जो नोबल आइडियल्स बहुत सा है ना, आप समझ सकते हो कि बहुत सारों ने अपना खून बहाया है हमारे देश की आज़ादी के लिए ना, उनके नोबल आइडियल्स को क्या करना हमें फॉलो करना है ना। तो ये क्या है हमारा मॉरल ड्यूटी है ना, इस चीज़ को आप समझिए। मॉरल ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल फ्लैग फॉर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उनके नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम पे क्या होना हमें उनके नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है ना। तो ये हमारे क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने आप में है, बट ये कौन सा है मॉरल ड्यूटी है ना, आप समझिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब सॉवरेंटी क्या होता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वो हमने अच्छे से बात पहले की वीडियोस में आपके साथ एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ना वो आप अच्छे से देखिए ना। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना फ्रेंड्स, इसको मैं कहूँगा वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर इन द ये इंडियन पॉलिटी है ना, ये आप अच्छे से समझिए। तो इस चीज़ को आप किसी भी जो जब आप मेंस के पेपर लिखते हैं ना वहाँ पे आप लिख सकते हो, या बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, ये आप याद रखिए। यानी कि जो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है फ्रेंड्स, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो पॉइंट नंबर डी क्या है ना फ्रेंड्स, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, है ना। जब कंट्री के डिफेंड के बाद आता है ना फ्रेंड्स, तो हम सबको क्या करना चाहिए, इस पॉइंट को मैं कहूँगा फ्रेंड्स वन ऑफ द मेरे
फेवरेट जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना फ्रेंड्स, इसको मैं कहूँगा, क्योंकि जब देश की बात आता है ना तो हम सबको क्या करना चाहिए, कंट्री के डिफेंड के लिए आगे बढ़ना चाहिए ना। तो ये है आपकी 4th फंडामेंटल ड्यूटीज़। 5th क्या है ना फ्रेंड्स, टू प्रोमोट हार्मोनी, हम सब में है ना हार्मोनी को प्रमोट करना, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जिसको हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं, अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग चाहे वो रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी को हम मतलब इस चीज़ को है ना क्या बोलते हैं, टू प्रमोट हार्मोनी को, इस चीज़ को जैसे आपके रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, इन चीज़ों को है ना फ्रेंड्स हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, हार्मोनी को लेके आना है ना, पीसफुल, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के डिग्निटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो महिलाओं के डिग्निटी को हमें देखना चाहिए, हमेशा उनके डिग्निटी को हमेशा इज्जत करना चाहिए ना। तो ये है अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है ना, तो इस बात को आप समझ सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड्स, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारा इतना रिच हेरिटेज है, बहुत सारे मीन्स आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, हमारा इतना कंपोजिट कल्चर है, इस चीज़ को हमें क्या करके रखना, प्रिजर्व करके रखना और उसको वैल्यू बढ़ाना है ना। तो ये अपने आप में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, है ना, यानी कि हम लिविंग क्रिएचर्स को क्या देना, कंपैशन देना। इसका मतलब ये नहीं ना कि फ्रेंड्स आप किसी शेर के पास जाके उसको गला मिलाएंगे ना, ये इसके बाद इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं ना फ्रेंड्स, उनको लेके उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए सबको है ना, अगर कहीं पे कुछ लिविंग क्रिएचर्स के साथ भेदभाव होता है ना तो उस चीज़ को हमें रोकना, यानी कि हमारा फॉरेस्ट, जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स बहुत सारे फॉरेस्ट में होता है, उन चीज़ को लेके हमें कंपैशन अपने आप में डेवलप करना है ना। लेक्स और आपके रिवर्स है, इन सारे इन्वायरमेंट के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इन सबको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना है ना। ये भी अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। डेवलप करना अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर को, ह्यूमनिज्म को, इंसानियत को, है ना, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, उसके साथ साथ क्या करना, रिफॉर्म लाना है ना। तो ये हुआ अपने आप में एक फंडामेंटल ड्यूटी। सेफ गार्ड करना, सेव करके रखना हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को, एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस को हमें हमेशा बढ़ावा नहीं देना चाहिए ना, किसी भी वायलेंस को होने से पहले उसको रोकना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करके रखना, जैसे हमारे सरकारी बिल्डिंग्स होते हैं, सरकारी है ना गाड़ियाँ होते हैं, ये सब इन चीज़ों को हमें क्या करके रखना चाहिए, सेव करने रखना चाहिए ना, क्योंकि हमारी ही प्रॉपर्टी है ना। ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, है ना, हर इंडिविजुअल की एक्सीलेंस को बढ़ाना, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन, हमारे उससे क्या होगा ना, हमारा कंट्री जो है ना फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली राइज होगा, डेवलप्ड हो जाएंगे ना, हमारे जो देश है ना वो विकास करेंगे, टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट। इसी से तो हम अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में, जो अचीव करना होगा ना फ्रेंड्स, तो हर इंसान को क्या करना, अपने एक्सेलेंस को बढ़ाना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, ये जो है ना लास्ट पॉइंट, ये हुआ था फ्रेंड्स आपके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये आप याद रखिए, ये है ना लास्ट पॉइंट है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल तक भेजना। तो वहाँ स्कूल भेजते ही फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, सरकार खुद सरकार के खर्चे पे वहाँ पे इवन की जो है लंच का जो होता है ना फ्रेंड्स, फूड का आप बोल सकते हो, सब कुछ सरकार देते हैं, फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हमने पिछले की वीडियोस में देखा था। बट 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देना, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देना उनके एजुकेशन को लेके। ये हुआ था फ्रेंड्स जो लास्ट का जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये है फ्रेंड्स आपके लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब क्या क्या फीचर्स हैं, सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज़, जैसे कि अदर्स आर सिविक ड्यूटीज़। कुछ मॉरल ड्यूटीज़ है और कुछ सिविक ड्यूटीज़ है, जैसे चेरिशिंग नोबल आइडियल्स फॉर फ्रीडम स्ट्रगल इज ए मॉरल परसेप्ट एंड रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज ए सिविक ड्यूटीज़। अब चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना फ्रेंड्स, उनको चेरिश करना, ये हमारा क्या है, मॉरल ड्यूटीज़ है। और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, ये हमारा क्या है, सिविक ड्यूटीज़ है। तो अपने आप में एक फीचर्स हैं। सेकंड फीचर क्या है ना फ्रेंड्स, दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन ए पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, religions and practices. In other words, they essentially contain just a codification
ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, है ना। तो कुछ है ना फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ इंडियन ट्रेडिशन, मैथोलॉजी, हमारा रिलीजन्स है ना, हमारे प्रैक्टिसेस पे क्या है ये, उसको वैल्यू देना। अब ये है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये क्या कोडिफाई कर रहा है, टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। इंडियन वे ऑफ लाइफ को हमें क्या करना, कोडिफाई करना है। ये क्या है, अपने आप में एक फीचर्स है, यानी कि इंडियन वे ऑफ लाइफ को हमें क्या देना, वैल्यू देना। तो ये क्या है, हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारा माइथोलॉजी हुआ, हमारा रिलीजन्स हुआ, प्रैक्टिस हुआ, हर किसी को क्या देना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देना चाहिए ना। तो ये हमारा क्या है, एक इंडियन वे ऑफ लाइफ, इस चीज़ को हमें वैल्यू बढ़ाना है ना। तो ये एक फीचर्स हुआ। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट जो है ना फ्रेंड्स, वो कुछ फॉरेनर्स को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दी जाती हैं, बट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना फ्रेंड्स, ये खाली कन्फाइन किसके ऊपर है, हमारे नागरिक यानी भारतीय नागरिकों के ऊपर। ये कोई फॉरेनर्स के लिए एक्सटेंडेड नहीं है ना, ये आप याद रखिए। जैसे हमने पिछले फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स है ना कुछ फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, बट आपके जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, ये खाली किसके ऊपर अप्लाई है, खाली हमारे सिटीजन्स के ऊपर। ये आप याद रखिए। अब ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था ना फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। कि भाई अगर किसी के फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ होता है ना, तो हम कोर्ट की मदद नहीं मांग सकते। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर दियर डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, कि हम कोर्ट्स है ना, कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं कोर्ट के लिए। मोर ओवर देयर इज़ नो लीगल सेंक्शन अगेंस्ट दियर वायलेशन, कोई वायलेशन अगर हुआ तो कोई लीगल सेंक्शन नहीं है। हाउएवर द पार्लियामेंट इज़ फ्री टू एनफोर्स देम विद सूटेबल लेजिस्लेशन। बट जो हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, सूटेबल लेजिस्लेशन के साथ जैसे जैसे नीड होता है वैसे वैसे इन्फोर्स कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके। तो ये हमारे पार्लियामेंट के पास, ये पार्लियामेंट इस चीज़ में क्या है, फ्री है ना। तो ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशंस। ये जो 3 टॉपिक है ना, वो हम बाद की वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और एक बार मैं कहूँगा ना फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे SSC जेल हुआ, आपके एग्ज़ाम्स हुआ ना, इसमें आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 51 किस से रिलेट हैं, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं हमारे संविधान के अंदर, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कमेटी के रिकमेंड पे ऐड हुआ और कितने ऐड हुए, और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एनेक्ट हुआ। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।